नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवतार हटूर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का वीडियो है रोमानिया के वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में आपके बहुत ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं या कमेंट भी आप करते हो। प्लीज़ जो भी आप नए आदमी हो, ठीक है, जो पहले हैं या पहले मैंने इस इशू पे काफ़ी टॉपिक पे वीडियो पहले भी बनाई है, ठीक है, 1 साल पहले भी 2 साल पहले भी। एक बार फिर मैं न्यू अपडेट के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो इंडिया में और रोमानिया आने का सपना देख रहे हैं या किसी एजेंसी के पास या एजेंट के पास आप अप्लाई करने जा रहे हो या अप्लाई किया है, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिले, आपका कैसे काम कहाँ तक हुआ है, या आप एजेंट को क्या सवाल कर सकते हो, या आपको जो आपका वेरीफाई हो जाए आपका अप्लाई है भी या नहीं है। तो ये वीडियो को पूरी मैं जानकारी डिटेल के हिसाब से दे रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर जगह जो जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँगा। पहले तो दोस्तों, जैसे जो इंडिया में है, इंडिया में प्रोसेस करवाते हैं जैसे एजेंट है ना, उनकी भी इधर एजेंसी हायर की होती है जहाँ उनके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जहाँ जैसे हम इधर एजेंसी में काम करते हैं रोमानिया में, हमारी भी एजेंसी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मेरे पास आता है, फिर मैं उस जो मेरे को कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जो डिमांड होती है, उसी के हिसाब से मैं यूट्यूब पे वीडियो पाता हूँ, जहाँ मेरे दोस्त लोग जो जिसको भी आना होता है या मेरे कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो मैं उनको जॉब के बारे में बताता हूँ, भाई ये जॉब है। उसके बाद जो जॉब का होता है, उसके बाद कैंडिडेट को हम बोलते हैं भाई अपना वीडियो दो उस टॉपिक पे। चाहे अनस्किल है तो आपका खाली इंट्रो का वीडियो होगा। अगर आप स्किल के बारे में हमारे पास वैकेंसी है तो हम आपको बोलेंगे भी हम इस स्किल के रिलेटिव आप हमें वीडियो दो। फिर हम वीडियो ओनर को भेजते हैं। अगर ओनर आपका काम देखकर वीडियो में अच्छा लगता है तो आपको सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों आता है डॉक्यूमेंट, आपके पूरे प्रॉपर सीवी वगैरह सब कुछ, और आपकी पीसीसी ज़रूरत होती है। पीसीसी जो है आप पासपोर्ट वाली भी दे सकते हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जहाँ जो लोकल पुलिस स्टेशन वाली होती है वो भी चल जाती है। और आप सवाल करते हो भाई पोर्टल भी हाँ, जो पटियाला हाउस से होती है वो भी करवा कर देनी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पोस्टल की ज़रूरत पड़ती है जब आपने वीज़ा स्टैंप करवाना है इंडिया से। लेकिन इधर खाली वर्क परमिट के लिए आपकी लोकल पीसीसी या पासपोर्ट की पीसीसी नॉर्मल चल जाती है, उसमें पटियाला हाउस से टेस्टेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस सिलसिले में भी आपका ऑफ़र लेटर जहाँ कुछ भी, भाई ऑफ़र लेटर कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप हमारे पे यकीन नहीं करोगे तो हम आपको ऑफ़र लेटर एक एजेंसी से बना कर दे देंगे, ठीक है। और कंपनी जब हम डील में आपके, अगर आप कंपनी से डायरेक्ट डील कर रहे हो, ठीक है, आप आपके बीच कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, आपने इंटरनेट पे निकाला, किसी को जॉब की ज़रूरत, किसी को कैंडिडेट की ज़रूरत थी, आप अवेलेबल थे, आपने कांटेक्ट किया ऑनर से, और फिर आप उनसे मांग सकते हो भी क्या ऑफ़र कर रहे हो मेरे को, सैलरी पैकेज क्या है, वो उसको हम ऑफ़र लेटर बोल देते हैं, ठीक है। और जब आपके बीच एजेंट हैं, जब कुछ भी, कोई आपका ऑफ़र लेटर का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑनर ऑलरेडी आप कैंडिडेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी से कर चुका है, जहाँ एजेंट से कर चुका है, और एजेंट के यकीन पर वो आपको आदमी, जो कंपनी है वो आदमी लेगी आप एजेंट से। और इसी हिसाब से अगर आप ऑफ़र लेटर बोलते तो फिर कोई भी एजेंट है या एजेंसी है वो अपने एग्रीमेंट पे, जैसे कोई एजेंसी वाला अब ऐसे ही इंग्लिश में लिखकर कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देता है भाई ये आपका ऑफ़र लेटर है। लेकिन ऑफ़र लेटर कोई इशू नहीं है। उस ऑफ़र लेटर देने से ये नहीं हो जाता भी आपका 100% वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ इस बाद में कोई आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता है आपका ऑफ़र लेटर बनाकर, बहुत कुछ हो जाता है इधर, ठीक है। अगर आप ऑफ़र लेटर के यकीन पर पे करोगे भी हमारा वर्क परमिट अभी निकलेगा ही निकलेगा, ये बात पूरा सच नहीं है, ठीक है। होता है कोई देता होगा, लेकिन जैसे हमने भी वीज़े निकालते हैं, हमने आज तक किसी को ऑफ़र लेटर नहीं दिया। वो जो आदमी हमारे साथ आ चुके हैं रोमानिया में, ऑलरेडी काम कर चुके हैं,
काम कर रहे हैं, जहाँ जिनके वर्क परमिट निकल चुके हैं, जहाँ जिनके वीजे प्रोसेसिंग में, उनको मालूम है भाई हमने कभी किसी को कोई ऑफर लेटर नहीं दिया, लेकिन उसका वर्क परमिट सब कुछ निकला है। ऑफर लेटर के बयान पे आप ऐसा मत सोचो आपको एजेंट ने 4 महीने पहले ऑफर लेटर दिया, आपका अभी तक वीज़ा नहीं निकला, ठीक है, वो सब बेबुनियाद है, उसका कोई इतना 100% ट्रुथ नहीं है भी आपका वीज़ा निकलेगा ही निकलेगा। हाँ दोस्तों, अभी फिर ऑफर लेटर का भी जो आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर आपकी सिलेक्शन होने के बाद आप डॉक्यूमेंट दे देते हो, अपना पीसीसी देते हो। विदाउट पीसीसी आपका इधर रोमानिया में अप्लाई होने वाला नहीं है। एक बात मेरी कान बात थोड़ा सुन लो ध्यान से। अगर आपको एजेंट बोलता है आपका अप्लाई हो चुका है, अब ये 2-3 महीने बाद आप पीसीसी दो, विदाउट पीसीसी रोमानिया का जो आईजीआई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इसमें आपका अप्लाई नहीं होगा विदाउट पीसीसी। पीसीसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है आपका अप्लाई करने के लिए, विदाउट पीसीसी अप्लाई नहीं होगा। ये आप बात थोड़ा मन में बैठा लो वीडियो सुनकर। जब आपने डॉक्यूमेंट दे दिए सभी का, फिर हम कंपनी आपके जो भी डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन को चाहिए होते हैं वो एजेंसी को, जहाँ आपके एजेंट को प्रोवाइड करते हैं। वो पूरे डॉक्यूमेंट मिलाकर, अभी तो इन्होंने एक बात और बता दूँ, अभी इस सितंबर से इन्होंने थोड़ा रूल रेगुलेशन में चेंज किया है। पहले क्या होता था, आपके डॉक्यूमेंट ऐसे अप्लाई हो जाते थे, कंपनी ने डॉक्यूमेंट दे दिए, आपने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कर दिए, हमने आपकी पीसीसी नोटर से टेस्टेड करवाई, ट्रांसलेट कराई, ठीक है, और पूरे डॉक्यूमेंट मिलाकर आपके फाइल कर दी आपकी आईजीआई में। ये जैसे हम कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए, ऑनलाइन अपलोड करने को ई फाइल बोलते हैं, वो हमने कर दी। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, अभी जो आपका टैक्स होता है, वर्क परमिट जो गवर्नमेंट का टैक्स है इधर, वो आपको पहले देना होगा। जैसे कोई भी एजेंट अप्लाई कर रहा है, जहाँ एजेंसी अप्लाई कर रही है, इधर जहाँ आपका लॉयर है, जहाँ एजेंट ने इंडिया से कोई लॉयर कर रखा है, ठीक है, आपका जो टैक्स इधर लगता है वर्क परमिट के लिए जितना भी है, ठीक है, वो आपको पहले पे करना होगा। आपको नहीं, जान के आपकी एजेंसी को, जहाँ आपके ऑनर को, ठीक है, जहाँ आपके एजेंट को पहले पे करना होगा गवर्नमेंट को, उसके बाद आपका फाइलिंग होगा, उसके बाद आप जो भी है आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले क्या था, जब वर्क परमिट इशू होना होता था, हम एजेंसी को, जहाँ आपके लॉयर को, जहाँ एजेंट को इमिग्रेशन मेल कर देता था भी आपका वेरीफाई हो चुका है, आपका वर्क परमिट रेडी है, टैक्स दो और वर्क परमिट उठाकर ले जाओ, जैसे हम बेज द मुनका बोलते हैं, ठीक है, मुनका भी उठाकर ले जाओ। लेकिन अभी नहीं है, अभी थोड़ा रूल चेंज किया है, क्योंकि पहले था जो जिसकी फाइल रिजेक्ट होती थी, गवर्नमेंट को आपका जो प्रोसेस है, जहाँ टाइमिंग है, जैसे भी वर्करों की टाइमिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई मुनाफा नहीं होता था। आपका रिजेक्ट हो गया तो आपने टैक्स भी नहीं पे किया, ठीक है, इधर से वर्क परमिट, खाली आपका जो पेपर वर्क हुआ, ट्रांसलेट हुआ, यही खर्चा पड़ता था। इसीलिए भी हम भी कैंडिडेट को बोल देते हैं, जिसको भी जिसका काम नहीं बना, जैसे रिजेक्ट हो गया इधर से भी वर्क परमिट नहीं निकला, अब तक मैंने भी जो अगर किसी को रिफंड किया है तो पूरा पैसा रिफंड किया है, किसी का पैसा काटा नहीं है अभी तक भी, आपका काटा जाएगा पूरा, जितना पैसा लिया उतना ही पैसा रिफंड किया, क्योंकि हमारा जो खर्चा था थोड़ा आता था वो हम एडजस्ट कर लेते थे, जैसे 4 आदमी आ गए उनसे मुनाफा हो गया तो एडजस्ट कर लेते थे। तो अभी क्या हुआ, अभी आपका टैक्स है जो पहले जाना है, चाहे कंपनी पे करे, चाहे आपका एजेंट पे करे, चाहे आपकी एजेंसी पे करे, ठीक है, वो टैक्स अब पहले गवर्नमेंट को जाना है। आपका रिजेक्ट हो ना हो ये बात का मैटर है, और आपका ई फाइलिंग हो जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट आपका टैक्स में, तो आपका ई फाइलिंग हो जाता है। ई फाइलिंग होने के बाद जहाँ भी अभी क्या है, इधर पहले होता था रोमानिया में प्रोसेस वर्क परमिट के लिए ज़्यादा लगता था। होता था कि अगर बुकारेस्ट की कंपनी है, आप बुकारेस्ट में अप्लाई करो, इनका जो आईजीआई डिपार्टमेंट है। अगर क्लूज का है तो क्लूज में अप्लाई करो, ब्राशो का है तो ब्राशो में अप्लाई करो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने थोड़ा इधर चेंज किया है 3 महीने से। आपका वर्क परमिट के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो भी एजेंसी है, जहाँ आपका लॉयर है, वो किसी भी इमिग्रेशन में जाकर किसी भी सिटी में, चाहे आपकी कंपनी बुक ऑनर, आपका जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ऑनर की, वो बुक अरेस्ट किया, लेकिन अब एकदम उनका के लिए वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कहीं भी कर सकते हो। हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इसलिए हमारा वर्क परमिट है जो जल्दी निकल रहा है। अभी मैक्सिमम 3 मंथ में अभी वर्क परमिट कंप्लीट हो जाता है, अगर कोई इशू नहीं बनता तो ई फाइलिंग के बाद होगी आपके पोर्टल में, और उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको हमें इमिग्रेशन का मेल आ जाता है हमारी एजेंसी के मेल पर,
जिस इसके पास भी, जहाँ लॉयर के पास जो अथॉरिटी होती है ना, जो जहाँ से अप्लाई किया हुआ है, तो उसको मेल आ जाता है भी इनकी आप मैनुअल फाइल लेकर हमारे पास इतनी तारीख को पहुँचो, ठीक है। और पूरा आपका फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे टेस्टेड हुआ, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपने स्कैन करके इधर भेजा होता है, वो टेस्टेड हुआ होता है नोटरी से, वो पूरा डॉक्यूमेंट, कंपनी का जो टेस्टेड हुआ सब कुछ जो भी होता है पूरा डॉक्यूमेंट, और टैक्स का ओरिजिनल स्टेटमेंट, वो पूरा फिर आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैनुअल फाइल जमा होती है इमिग्रेशन में। वो फिर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वो करके आपको एक छोटा सा स्लिप देते हैं इमिग्रेशन, जिसे हम रसीद बोलते हैं, वो रसीद देते हैं भाई आप। उसकी फिर रसीद मिलने के बाद 1 महीने की डेट अलग से होती है, फिर 1 महीने उन्होंने वेरीफाई करके तुरंत आपको अप्रूव करना है वर्क परमिट। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, हम बोले तो जन पूरा और रसीद मिलने के बाद भी आपका ये नहीं है 100% आपका वर्क परमिट निकलेगा ही निकलेगा। कई बार कुछ इमिग्रेशन के उनके इश्यूज ऐसे बनते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है और आपका आवेदन उनका रिजेक्ट हो जाता है। जैसे हमारे साथ हुआ है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस, जो भी एक्सीडेंट ऐसे होता है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप आदमी जो भी अप्लाई कर रहे हो रोमानिया के लिए, ठीक है, खासकर जो पीसीसी बनाते हैं लोकल पुलिस स्टेशन से, तो आप प्लीज़ गौर कीजिए जब आप पीसीसी ले रहे हो उनको, तो जो स्टैंप लगता है हमारा, जो पुलिस स्टेशन का जो भी है वो स्टैंप लगता है आपकी फ़ोटो पे, कोई किसी हमारे क्या डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में ही चलो माने, स्टैंप फ़ोटो लगकर उस पर स्टैंप लगाते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन में स्टैंप फ़ोटो नहीं लगाते, खाली स्टैंप ही लगाते हैं। और जो आपके वो आपका जो पेपर पुलिस पीसीसी होती है उस पर स्टैंप लगता है, आप गौर से देखो वो स्टैंप, जो आप स्टैंप को पैड में डबो कर वो लगाते हैं, जैसे भी है वो पूरा क्लियर आना चाहिए। किसी आदमी का जैसे मेरे साथ पहले हुआ था 2 मंथ पहले, दो वर्क परमिट ऐसे रिजेक्ट हुए। जो उनका स्टैंप लगा हुआ था वो आधा लगा हुआ था, जहाँ एक बार से ज़्यादा कलर नहीं था, जिनके फीका था, तो उसकी वजह से भी उनको स्टैंप पढ़ने की, जैसे हमने भी बाद में गौर किया जब रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने इस बयान पे भी रिजेक्ट किया भी आपका जो पीसीसी है वो क्लियर नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट है। जो स्टैंप था वो आधा ही दिख रहा था, आधा पूरा नहीं दिख रहा था, यानी कि मिटा हुआ लगता था, और उनको शक हो गया भी ये पीसीसी है जो फेक है। तो प्लीज़ आप जब भी पीसीसी किसी भी पुलिस स्टेशन से लेते हो तो अपनी स्टैंप को ज़रूर गौर से, जहाँ अगर आप बाय हैंड लगवा रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए ऑफिसर को भी सर जो स्टैंप है अच्छे तरीके से लगाएं, ठीक है, पूरा दिखना चाहिए, पूरा पढ़ा जाना चाहिए कौन सा पुलिस स्टेशन है, जब कोई जो गवर्नमेंट का है पुलिस स्टेशन का पूरा पढ़ा जाना चाहिए। तो फिर आपका चांसेस है पीसीसी की वजह से रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कम क्या 100% ही फिर आपका रिजेक्ट नहीं होगा पीसीसी के बिना, भी पीसीसी की प्रॉब्लम हो गया इसलिए रिजेक्ट हुआ। ये इशू भी बनते हैं आपका वर्क परमिट रिजेक्ट होने में। जहाँ फिर क्या बनता है, इधर कंपनियां क्या है 3 महीने बाद आप टैक्स पे करती है, क्लियर किया ONF का पेपर टैक्स क्लियर, गवर्नमेंट को टैक्स कंपनियां क्लियर करती हैं, वो भी पेपर साथ में लगता है भी वाकई ये कंपनी है गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, जो उनके पास पहले वर्कर हैं, जहाँ उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं किसी से। तो अगर वो भी कई बार प्रोसेस लेट हो गया 3 महीने से, वो टैक्स का पेपर फिर दोबारा भी कभी कभी देना पड़ता है। और अगर टैक्स उन्होंने एक बार क्लियर करके आपको एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंसी को पेपर भेज दिया, उसके बाद 3 महीने बाद उन्होंने टैक्स नहीं पे किया, उसके बाद जब आपका सिस्टम में पूरा जाता है तो कंपनी को वेरीफाई किया जाता है, और टैक्स फिर भी नहीं आपका गया 3 महीने के बाद, तो भी उस बयान पे भी इमिग्रेशन है जो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है, वर्क परमिट आपको इशू नहीं करेगा, वीज़ा नहीं, सॉरी, वर्क परमिट। वीज़ा का तो चलो प्रोसेस इंडिया में होता है, जहाँ आपका नेपाल में, बांग्लादेश में, जहाँ भी आप सुन रहे हो मेरे को, ठीक है, ऐसे होता है। तो फिर भी रिजेक्ट होने के कारण हो जाते हैं तकरीबन, जैसे हमारे लास्ट मंथ में मेरे खुद के यही कारण करके तकरीबन 10 पीसीसी को मिलाकर और NF को निकाल 10 वर्क परमिट कैंसिल हुए हैं लास्ट मंथ में। तो ऐसा भी इशू बनता है, आपका देरी लगने का कारण ये भी है। अगर आपका प्रोसेस सही है, आपके डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल हैं और पीसीसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो
वर्क परमिट है वो इशू हो जाता है 3 महीनों में तकरीबन, क्योंकि जब वो ई फाइलिंग आपका हो गया तो 1 महीने बाद उन्होंने वर्क परमिट आपका मैनुअल फाइल जमा हो गया तो एक महीने बाद वर्क परमिट इशू उन्होंने करना ही करना है। पहले क्या होता था, हमारे को मेल आया तो फिर हमने कंपनी को इन्फॉर्म किया, ठीक है, कंपनी ने आपका टैक्स जो भी है पे किया, उसके बाद वो टैक्स का स्लिप लेकर हम इमिग्रेशन में गए, उनको टैक्स जमा करवाया और उन्होंने हमें वेज द मून का दे दिया। और वेज द मून के पर जो लास्ट में पेन से लिखा होता है ना, एक कॉलमेंट बॉक्स बना होता है लास्ट में, ठीक है, वो उस दिन का डेट होता है जब जिस दिन हम आपका वेज द मून का रिसीव करते हैं इमिग्रेशन से। तो यही सब तरीके हैं या यही सब बातें हैं जो आपको मैंने वर्क परमिट के इशू के बारे में, जहाँ आपका वर्क परमिट कैसे निकलेगा, कैसे कैसे भी नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपने किसी एजेंट से प्रूफ लेना है तो ब्रदर आप एजेंट को जहाँ ऑफर लेटर के बयान पे आप ये नहीं कह सकते भी आपका वर्क परमिट निकलेगा, जहाँ ऑफर लेटर अप्लाई करने का ऑफर लेटर नहीं होता। ऑफर लेटर सिर्फ आपको एक रिलाइज करवाना होता है भी हम आपसे ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, कंपनी ने आपका सिलेक्शन कर लिया है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रूफ लेना है तो आप उनसे ईमेल मांगिए भी जो हमारा नाम के ऊपर आपने ई फाइलिंग किया है उसका हमें मेल का फ़ोटो खींच कर भेजो, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, जिसका अप्लाई होता है और उसको वैसे तो कोई इतना प्रूफ मेरे से मांगता नहीं है, अगर कोई मांगता है जो नहीं सेटिस्फाई है तो हम उसको उसका जो इमिग्रेशन में दायर हुए होता है, ई फाइलिंग हुआ होता है, उसका फ़ोटो निकाल कर दे देते हैं। हाँ, कोई उसके बाद अगर वर्क परमिट का भी काफ़ी इशू होगा या उसके बारे में भी अपडेट लेना चाहता हो तो हम उसको जो इमिग्रेशन स्लिप देता है वो भी हम भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इमिग्रेशन है जो स्लिप भी नहीं देते, वैसे तो रूल है, लेकिन जहाँ फिर क्या होता है, किसी कंपनी का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका फिर इमिग्रेशन स्लिप नहीं देता, वो खाली आपको क्योंकि जैसे 5 आदमी का सबमिट आज हुआ, 5 मिनट का बाद में 5 दिन बाद हुआ, तो ऐसे एक दिन स्लिप दे दिया नहीं, तकरीबन ज़्यादातर वो स्लिप है वो आपको मिलता ही है, यानी कि आपको नहीं, आपके जो जिसने भी आपके लॉयर ने या एजेंसी ने या एजेंसी के वर्कर ने आपका ई फाइलिंग जो मैनुअल जाकर फाइल आपकी अपलोड की है इमिग्रेशन में जाकर। तो यही बात ही थी, वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको पूरा भी डिटेल बता दिया। लेकिन अगर फिर भी कोई बात आपका क्वेश्चन आपके मन में रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करेगा रेगुलर ही आपके कमेंट का जवाब दूं या वीडियो बनाऊं, जैसे भी समय लगता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।